टॉपिक आ रहा है हमारे पास, वो है टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टेक्निक्स हम करेंगे। इन टेक्निक्स में देखो, चाहो तो तुम जितना मर्जी डिटेल में कर सकते हो, बिकॉज हर टेक्निक के ऊपर तुम पूरी पूरी बुक्स मिल जाएंगी तुम्हें लिखी हुई। बट जितना रिक्वायर्ड है अभी के लिए, तुम्हें बस जानना है कि ओके ये टेक्निक होती है एंड इस टेक्निक इस चीज़ के लिए बनी है एंड क्या मतलब ऊपर ऊपर से बेसिकली पता होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में अगर जानना है यू कैन स्टडी ऑन इट। ऑफ कोर्स नॉलेज का तो कोई लिमिट नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ। देखते हैं चलो। पहला है मार्जिनल एनालिसिस। देखो, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ी थी तुमने? अगर पता नहीं, इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी। मार्जिनल कॉस्ट होता था, मार्जिनल रेवेन्यू होता था। जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाए, और आपने एक चीज़ अगर याद हो, ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट, है ना, कि इस पॉइंट पे कोई प्रॉफिट नहीं है कोई लॉस भी नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो मार्जिनल एनालिसिस में इन सब चीज़ों को देखते हैं, है ना। अब मार्जिनल एनालिसिस में एक चीज़ और, जैसे मार्जिनल है, मार्जिनल का मतलब समझते हो ना, एडिशनल वाला। तो आपको कॉस्ट के जो एडिशनल जैसे आ रहे हैं उन चीज़ों के बारे में पता होना पड़ेगा, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट और एडिशनल कॉस्ट के बारे में, वही सब जो आपने माइक्रो में पढ़ा होगा वही सब मार्जिनल एनालिसिस में होता है। ठीक है, और डिटेल में होता है, बट फिलहाल यही समझ लो कि बस ब्रेक इवन पॉइंट पे आना, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इन सब के बारे में पता होना, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पता होना, ये सब मार्जिनल एनालिसिस में। ठीक है, फिर आते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी बोलते हैं, कि आपने जो एक्चुअल आपके चीज़ कर रहे हो, ये तब होता है जब आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होते, है ना। तो जब बेसिकली आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो उन ऑल्टरनेटिव्स में क्या कर सकते हैं, उनके सोल्यूशन को आप हर टाइप, वो नहीं है ना कि आप मॉनेटरी के टर्म्स में डिफाइन कर दो एंड देन अपना एक सोल्यूशन वो निकालो, वो हर बार नहीं हो सकता। सो सो तब ये चीज़ यूज़ होती है रिस्क सॉरी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्योंकि वहाँ पे आप बेनिफिट पे आ जाते हो। बेनिफिट समझ रहे हो, एक तरह से वो हो गया कि आप रिलेशनशिप उस चीज़ का देख रहे हो कि हाँ इतनी कॉस्ट लग रही है और उससे आने वाला मेरे पास इतना बेनिफिट है। तो वो आप हर ऑल्टरनेटिव का वो चीज़ देख लेते हो, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो कौन सा चूज़ करना है। फिर आते हैं रिस्क एनालिसिस। ये भी बहुत सिंपल है। देखो, जब भी अनसर्टेनिटी है तब रिस्क होगा, एंड मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप बना लेते हो वहाँ पे, कि हाँ कौन सा चीज़ उसके लिए बेस्ट होगा, उसके लिए आप एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, हाँ इस चीज़ के लिए इतनी प्रोबेबिलिटी, इस चीज़ की इतनी प्रोबेबिलिटी, जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसके साथ आप जा सकते हो, या डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स। ठीक है, बेसिकली रिस्क अनसर्टेनिटी वाला चीज़ में आ गया। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो आपको पता होगा अगर आपने एलपीपी वाला चैप्टर किया होगा, आई थिंक था ये 12th में था किसी, आप मिनिमाइज करते थे या मैक्सिमाइज करते थे एक पर्टिकुलर फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, है ना, वो वाले एलपीपी के प्रॉब्लम्स। तो वो यही चीज़ थी कि आप ऑप्टिमम जो सोल्यूशन है वो निकाल रहे हो। आप मिनिमाइज कर सकते हो कॉस्ट को और मैक्सिमाइज कर सकते हो प्रॉफिट को। यही होते थे ना मोस्टली क्वेश्चन में, कि कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। कॉस्ट थोड़ी मैक्सिमाइज करेगा या प्रॉफिट थोड़ी मिनिमाइज करेगा, है ना। तो ये सब इसमें आ गया। फिर आता है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च में बेसिकली मॉडल्स बनते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन मॉडल्स आप बनाते हो, जिसमें आप हर एक प्रॉब्लम का कुछ साइंटिफिक एनालिसिस करते हो, अपने थोड़ी बहुत एनालिसिस मैथ्स का वो सब लगा के, डेटा के हिसाब से ध्यान में रख के, वो प्रॉपर ऑपरेशन रिसर्च इज़ अ कंप्लीट सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहो, बट अभी के लिए मैंने बस इतना बता दिया। ठीक है, फिर नेटवर्क एनालिसिस। देखो, नेटवर्क एनालिसिस बहुत वो होता है, आप बाद में एक चैप्टर आएगा उसमें आएगा ये PERT CPM ये सब क्या होता है, तो तब मैं ज़्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, तो उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे बांट दिया एक तरह से, है ना, और फिर बताया कि पहले ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, मतलब ठीक है, मतलब छोटे छोटे काम में वो आप करोगे एक पूरा पर उसको काम को। तो वो आप कैसे करना है, वो नेटवर्क बना लेते हो कि ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर वो नेटवर्क बन जाता है। प्रॉपर करेंगे जब आएगा। एक होता है डिसीजन ट्री, ये समझो, ये थोड़ा डिटेल में होता है वैसे, मैंने यहाँ तभी इसका डायग्राम ऐड कर दिया था। एक तरह से देखो लिखा भी है, ग्राफिक मेथड है ये। आप पूरा, मैं जैसे आपको बताऊँ क्या होता है। एक तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है डिसीजन पॉइंट, एक होता है चांस पॉइंट, एक होता है पॉसिबल आउटकम। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे आप डिनोट कर रहे हो डिसीजन पॉइंट को विद अ स्क्वायर, चांस इवेंट को विद अ सर्कल, पॉसिबल आउटकम्स को ब्रैकेट्स के थ्रू। ठीक है, जैसे आपने मान लो एक ये स्क्वायर है, इसके थ्रू एक डिसीजन पॉइंट देखा कि मेरे को मान लो नए कस्टमर्स ऐड करने हैं अपनी कंपनी के साथ, ज़्यादा लोग जुड़े मेरी कंपनी से। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दो ऑप्शंस जैसे हैं, तो उसको ऐसे लाइंस के थ्रू बता दिया कि या तो मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इंप्रूव करूँगा या मैं नया प्रोडक्ट ऐड करूँगा। अब ये चांस पॉइंट आ गया एक, है ना, चांस पॉइंट सर्कल्स वाला जो था, कि अब अगर मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इंप्रूव कर रहा हूँ, तो चांसेस ये भी हैं कि या तो मेरी जो है सेल्स हाई रहेगी या फिर मेरी सेल्स लो रहेगी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इंप्रूव करने पे। नया प्रोडक्ट ऐड किया
तो चांसेस है ये भी हैं कि मेरी सेल्स उसमें भी हाई रहें, या चांस ये भी है कि मेरी सेल्स उसमें लो रहें। तो ये चांसेस आपने बताए, एंड फिर ये देखा कि वैल्यूज़ लगा के कि कितनी कितनी आ सकती हैं, एंड फिर आपने वो पॉसिबल आउटकम्स देखे कि मान लो मैं जितने भी उस पैसे का वो बेचूंगा वो प्रोडक्ट्स, जितनी सेल्स होंगी उस हिसाब से मेरे पास कितना पैसे आ रहे हैं और वो सब। तो ये ब्रैकेट्स के थ्रू आपने डिसाइड किया पॉसिबल आउटकम्स कि या तो ये होगा प्लस ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, ये आपने क्या बताई, पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स माने एक्चुअल में जब आप चीज़ कर लोगे तो क्या क्या फाइनली हो सकता है। बहुत सिंपल सी उस चीज़ में, इसको मतलब कॉम्प्लिकेट मत करो कि है ना कुछ भी आपने डिसीजन लेना याद ही करोगे, मतलब जैसे आप नॉर्मली किसी को जिस कुछ समझा भी रहे होते हो तो आप कर नहीं लेते ऐसे कि हाँ चलो मैं कुछ समझा रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ कि हाँ हमको ये चीज़ करनी है, इसके लिए या तो ये करेंगे या ये करेंगे, ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, ऐसे वाले करेंगे तो दो चांस हैं ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, ऐसे करेंगे तो चांस है कि ऐसे हो जाए या वैसे हो जाए, ऐसे करेंगे तो ये आउटकम आएगा ये आउटकम आएगा, उसको ब्रैकेट में डाल दो, ऐसे करेंगे तो ये दो आउटकम्स आएंगे उनको ब्रैकेट में डाल दो। तो कुछ नहीं है, जैसे समझा रहे होते नॉर्मली वही उसको आपने वो कर दिया, तो एक उसको बस बोल नाम दे दिया कि ये एक डिसीजन ट्री है, कि डिसीजन का आने के तरीके को डिसीजन ट्री बोल दिया है ना। तो देखो डिसीजन पॉइंट स्क्वायर से, चांस पॉइंट सर्कल से, फिर एक ब्रांच वो जो चांस पॉइंट से फ्लो हो रही है ये वाली है ना, रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, फिर पे ऑफ एसोसिएटेड विद ईच ब्रांच, ये जो मैंने लास्ट में ये दिखाए हैं पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो बस कॉमन कॉमन से ही था। ठीक है, तो ये सब आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स थी। अब आ जाओ क्वालिटेटिव पे, कि यहाँ पे डेटा वगैरह जैसे ऊपर ये सारे टेक्निक्स में यूज़ किया था, इसमें डेटा वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, इसमें और चीज़ें ध्यान में देखेंगे। देखो ब्रेन क्या होता है ब्रेन, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप साथ में बिठाते हो और बोलते हो कि अब सोचो, बस सोचना ही सोचना है तुमने, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग के टाइम आपने बस 5 लोगों को बिठा दिया और उनको बोला जितना तुम सोच सकते हो सोचो, क्रिएटिव थिंकिंग करो बस, ग्रुप पार्टिसिपेशन आपस में मिलके जैसे भी करना करो, आइडियाज़ आने रहने दो। मतलब कि कोई भी ये डिस्कशन नहीं होगी आइडियाज़ पे कि हाँ एक किसी ने आइडिया बोला तो बोल रहा नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं वैसे, वो कुछ नहीं होगा, कोई डिस्कशन कुछ नहीं होगा, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेगा किसी का, बस आइडिया आ रहा है लिख लो, आइडिया आ रहा है लिख लो, आइडिया आ रहा है लिख लो, जितने आइडियाज़ हैं वो बस आप इन्वाइट कर रहे हो। ठीक है, इवैल्यूएशन उन आइडियाज़ का बाद में होगा जब डिस्कशन होगी, अभी बस आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो, अभी बस दिमाग चला रहे हैं सारे, है ना, किसी और का काट नहीं रहे हैं कि ऐसे नहीं वैसे, अभी बस आप सारे अपना दिमाग चला रहे हो और काम कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे देखो फ्री व्हीलिंग ऑफ आइडियाज़ कर रहे हैं कि बस चलती जा रही है वो चक्री और सब अपना घोड़े दौड़ा रहे हैं दिमाग के और बस आइडियाज़ ला रहे हैं दिमाग में, एज मैनी आइडियाज़ एज पॉसिबल जितने भी हैं वो जनरेट कर रहे हैं, नो क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये तो हो गया ब्रेन। अब आ जाओ डेल्फी टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट है समझना इसको। डेल्फी टेक्निक क्या होती है, यहाँ पे जिन लोगों को बिठाते हैं, अब देखो है तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक, तो यहाँ पे लोगों को बिठा रहे हैं, वहाँ पे जो लोग यहाँ पे जो लोग बिठाए हैं वो अननोन है, मतलब एक तरह से एनोनिमसली जो है सजेशंस आप इनवाइट कर रहे हो कि एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, बट एक्सपर्ट्स आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, तो इससे क्या होगा, जितने भी सजेशंस हैं वो इनवाइट करे जाते हैं एंड किसी को पता नहीं होता कि हाँ इसने, क्योंकि वही पर्सनल वाली चीज़ें नहीं आती वहाँ पे, क्योंकि एनोनिमस है सबको पता ही नहीं कि वो कौन है ना। तो वहाँ पे देखो लिखा है सजेशंस आर देन कंपाइल्ड, सजेशंस जब आ जाएंगे तो फिर उनको इकट्ठे करेंगे, फिर एक कंपोजिट फीडबैक कि सारे उसके पे फीडबैक देंगे, फिर सजेशंस और होंगी। ठीक है, तो बेसिकली जैसे पहले सबके आइडियाज़ एक्सपर्ट्स के ले लिया, एनोनिमस है सब ने आइडियाज़ दिए, फिर ठीक है आइडियाज़ आ गए, फिर उनमें से थोड़े रह जाएंगे क्योंकि उस पर डिस्कशन मतलब सजेशंस वगैरह फीडबैक लेंगे, फिर 5 में से और 2-3 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर फाइनली जब वो मतलब कन्वर्जेंस होगी टू वन सिंगल डिसीजन, फिर वो डिसीजन बोलते हैं कि हाँ ये डिसीजन ले लिया आप, है ना। तो डिसीजन इज मेड व्हेन आइडियाज फाइनली कन्वर्ज, कि हाँ सारे मिलके फिर एक फाइनल डिसीजन पे आ जाते हैं। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन, क्योंकि एक्सपर्ट्स बैठे हैं और धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर रहे हैं। यूजफुल टू एजुकेट ग्रुप ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, अगेन एक्सपर्ट्स हैं सब अलग अलग नज़रिए से बताएंगे, है ना। तो एक्सप्लोर एजम्पशंस अंडरलाइंग द इन्फॉर्मेशन की, मान लो वो जो आप इन्फॉर्मेशन जिस पे डिस्कशन कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी एजम्पशंस हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हो आप, है ना, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं वो इनोनिमसली उस चीज़ों को बस जांच पड़ताल कर रहे हैं उसकी। फिर रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स निकाल रहे हो, क्या क्या कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के लिए। फिर जनरेट इन्फॉर्मेशन दैट लीड्स टू कंसेंसस समझ रहे हो ना, कि हाँ एक डिसीजन पे फाइनली आना। तो फिर वो ऐसा आपने वो इन्फॉर्मेशन ऐसी लानी है जिससे आप फाइनली एक डिसीजन पे आ पाओ, दैट इज़ कंसेंसस। ठीक है, अब आ जाओ नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक ये होती है, नॉमिनल समझते हो, एग्जिस्ट ओनली इन दी नेम, सिर्फ नाम नाम के बस एक बार आपने ग्रुप बोल दिया उनको, ठीक है, कि वो ग्रुप में है, लेकिन वो सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और वो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो अल्टरनेटिव्स का क्राइटेरिया वो इवैल्यूएशन का बनाएंगे कि किस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो अल्टरनेटिव अच्छा है या नहीं। लेकिन ये जो ग्रुप है वो सिर्फ नॉमिनल है, मतलब नाम नाम का ग्रुप है,
ग्रुप में लोग इंटरेक्शन नहीं करते, आपस में नहीं कुछ इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब नेग्लिजिबल, ना के बराबर करते हैं। तो क्या स्टेप्स हैं देखो, पहला प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है 6 से 10 लोगों के आगे, हर मेंबर अपना एक सोल्यूशन खुद बनाता है, हर मेंबर अपना एक सोल्यूशन खुद बनाएगा, इंडिपेंडेंट, बिना किसी और से मदद लिए या किसी के इंटरफेरेंस नहीं होगा। फिर वो सब आइडियाज़ को एक चार्ट या ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि सब उन आइडियाज़ को देख पाएँ। फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि चलो बताओ कि अब क्या प्रेफर करें, किसका प्रेफर करें, जो भी। फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव सीक्रेट बैलेट के थ्रू, सीक्रेट बैलेट समझते हो ना, सब अपना, बस किसी को पता ही नहीं किसका डिसीजन है, वो बस डिसीजन आए थे, वो मिलके बस बोर्ड पे आ गए, किसी को नहीं पता कि ये वाला डिसीजन जो हम ले रहे हैं किसने दिया है ना, बस जिसने लिखा होगा उसको पता होगा। तो सीक्रेट बैलेट के थ्रू सब अपना वो फाइनल वो देते हैं कि हाँ कौन सा बेस्ट है, फिर डिसीजन अनाउंस कर देते हैं, सिंपल। फिर आ जाओ साइमुलेशन, साइमुलेशन समझते हो कि रिक्रिएट करना, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको एक तरह से रिक्रिएट करना कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, वही सिमिलर चीज़ आपने दोबारा से रिक्रिएट कर दी एक तरह से। ये तब करते हो जब अगेन ये क्वांटिटेटिव नहीं है ना, क्वालिटेटिव मेथड की बात कर रहे हैं हम। तो जब वहाँ पे डेटा ही इतना नहीं है, और जो डेटा है वहाँ पे इक्वेशंस वगैरह जो है या वो फेल हो गई, कि वहाँ पे बोलते हैं, ये देखो लिखा हुआ है मैथ्स की इक्वेशंस, मान लो मैथ्स के मॉडल्स वगैरह लगा के आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उस टाइम पे ये करते हैं कि भाई एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वैसा सेम सेम टू सेम यहाँ पे क्रिएट करो, फिर अपने आप देखेंगे तो पता लग जाएगा कि हाँ इतनी कॉस्ट आएगी, इतना बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, नहीं होगा, कैसा है, अच्छा है, नहीं है, बुरा, वो सब पता लग जाएगा। इसमें लिमिटेशन क्या है, कैलकुलेशन जो है कॉम्प्लेक्स होगी, बिकॉज अगेन जहाँ पे मैथ्स ही फेल हो गई तो वहाँ पे तो होगा ही ना। तो सब कुछ सेम पे वो लगा के अब जब आप करोगे तो पता लग जाएगा कि सही है डिसीजन ये वाला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप ये MIS वगैरह जो है ये बाद में करते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, चलिए मिलते हैं।